हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एसे राइटिंग। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एसे राइटिंग के बारे में देखेंगे। तो ये क्या है कि एसे राइटिंग इज़ एन आर्ट। एसे राइटिंग क्या होता है? एक तरह का कला है। और जो एसे होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। कुछ एसेस के टाइप्स नीचे दिए हुए हैं। पहला क्या है? डिस्क्रिप्टिव एसेस। सेकेंड है नरेटिव एसेस। थर्ड है रिफ्लेक्टिव एसेस एंड फोर्थ है इमेजिनेटिव एसेस। फिफ्थ है आर्गुमेंटेटिव एसेस। इसके काइंड्स हैं एसेस के, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बारे में जानने के बाद हम लोग कुछ एसे पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखिए डिस्क्रिप्टिव एसेस क्या होते हैं। और डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता है किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ का वर्णन, किसी प्लेस के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज़ के, किसी भी थिंग के बारे में, उसे डिस्क्रिप्टिव मैसेज कहते हैं। और नरेटिव मीन्स होता है एन एसे इन विच एनी इंसिडेंट और सीरीज ऑफ इवेंट्स डिस्क्राइब। तो नरेटिव मतलब होता है कि कोई इंसिडेंट हो, कोई ऐसी घटना घटी हो, उसके बारे में बताना हो, या कोई इवेंट्स के बारे में जब बताया जाता है। फिर है रिफ्लेक्टिव एसेस। इट इज़ अ थॉट ऑफ राइटर एंड इज इंडिविजुअल ओपिनियन। यह किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल थॉट या ओपिनियन होती है। ठीक है, इसमें मतलब किसी, जैसे महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी के जो मेन विचार, उनकी इंडिविजुअल ओपिनियन आइडियाज़ होंगे, उनके बारे में ये बताया जाता है। रिफ्लेक्टिव एसेस होते हैं। इमेजिनेटिव एसेस में मतलब जो राइटर होता है वो किसी अपनी फीलिंग के बारे में बताता है, मतलब अपनी फीलिंग या इवेंट्स की इमेजिनेशन के बारे में बताता है। जैसे कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं क्या करता, इस तरीके के इमेजिनेशन के बारे में। फिफ्थ है आर्गुमेंटेटिव। जैसा कि नेम से ही क्लियर है, तो एन एसे इन विच द राइटर में सपोर्ट और अपोज द गिवन आइडिया स्ट्रांगली इज कॉल्ड एन आर्गुमेंटेटिव एसे। तो आर्गुमेंटेटिव मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि होनी चाहिए, ठीक है, और चीज़ें नहीं होती। इन द राइटर शुड सप्लाई सुटेबल आर्गूमेंट इन फेयर ऑफ हिज ओपिनियन। मतलब कहने का है कि इसमें क्या होता है, कोई ऐसी टॉपिक होती है जो डिबेट जैसी टॉपिक होती है। डिबेट मतलब वाद विवाद जो होता है। तो आर्गूमेंटेटिव एसे जो होते हैं वो एक तरीके का डिबेट्स जैसी टॉपिक होती है, जिसमें राइटर को अपने आर्गूमेंट्स को या अपनी बातों को रखना पड़ता है, इस तरीके से रखना पड़ता है कि जो उसके फेवर में हो, ठीक है, और लोगों को वो अधिक से अधिक एग्री कर सके अपने बातों से। तो वो आर्गूमेंटेटिव होता है। फिर यहाँ पे देखिए कि एसे, यहाँ पे है कि एसे राइटिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बहुत ईजी टास्क नहीं होता है। इसको लिखने से पहले काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। कुछ हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में देखते हैं कि हमें एसे राइट करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। ट्राई टू कलेक्ट द सब्जेक्ट मैटर। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का मैटर कलेक्ट करना पड़ता है। ऑफिस स्टूडेंट डू नॉट स्टडी मच, सो दे डू नॉट हैव एनफ सब्जेक्ट मैटर टू राइट। Therefore, always try to collect the material which is relevant to the subject, and there may be various thoughts about the same subject. However, irrelevant details should be avoided, and the development of the essay should be focused on only one theme only. मतलब कहने का है कि जनरली जो बच्चे हैं वो एसे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ना ही बहुत अच्छे से एसे पढ़ते हैं, इसलिए वो मेन चीज़ें जो होती हैं एसे की वो जनरली नहीं लिख पाते हैं बच्चे। मतलब एसे राइटिंग जो होती है वो सभी नहीं लिख पाते, क्योंकि एसे में कुछ ऐसी चीज़ों को बतानी पड़ती है। मतलब अगर हम लीडर को लेते हैं महात्मा गांधी को, तो हमें महात्मा गांधी के बारे में सब कुछ बताना पड़ता है, वो भी शॉर्ट में। ठीक है, जैसे उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु के बीच में जितनी चीज़ें हाईलाइटेड चीज़ें थी, हमें सब चीज़ को कवर करना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लासीफाई योर आइडियाज़। जनरली आइडियाज़ कम इन अ रैंडम ऑर्डर, दे नीड टू ऑर्गेनाइज इन सम ऑर्डर विद वन आइडिया इन वन पैराग्राफ। जैसे मतलब कि जो आइडियाज़ होते हैं वो रैंडमली हमें आते हैं, और सभी आइडियाज़ से हमारे पास 2-3 आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उस आइडियाज़ को सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन रखना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं से आप कुछ भी स्टार्ट कर दो, कहीं से आप कुछ भी राइट कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग ये ऐसा करते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड, एनरिच योर वोकैबुलरीज। It has been found that students do not read much and hence they possess a limited vocabulary. With the result, the essay of right words and expression make the essay monotonous and uninteresting. मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं ऐसे वगैरह, इसलिए उससे क्या होता है, इससे उनकी जो वोकैबुलरीज होती है काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। और रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो अपने वर्ड्स को, एक्सप्रेशन को काफ़ी लेंदी नहीं कर पाते, और इससे काफ़ी डल हो जाता है और अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, रिमेंबर ऑलवेज दैट अ गुड एसे मस्ट हैव अ गुड इंट्रोडक्शन। चूँकि जो भी आप ध्यान रखिए कि जब भी एसे राइट करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए,
और एक गुड कंक्लूज़न होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन भी आप अच्छे से उसमें दें और लास्ट का कंक्लूज़न भी अच्छे से दें, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कुछ ऐसे दिए हुए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये यूनिट 1 में आपका है ए है जो ये डिस्क्रिप्टिव नरेटिव ऐसे, इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिया हुआ है। तो इनके बारे में देखिए इंट्रोडक्शन है कि ये जो थे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ये महात्मा गांधी के ट्रू फॉलोअर्स थे। इन्होंने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ये भी मार्ग पे चलते थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे इन्होंने हमारे इंडिया को नया सीख दिया था। अब यहाँ पे देखिए इनके बर्थ एंड पेरेंटेज के बारे में बताया गया कि इनका बर्थ कब हुआ था, ठीक है, इनके फादर का नेम क्या था, इनके मदर का नेम क्या था, ये सब यहाँ बताया गया है। उसके बाद यहाँ देखिए मतलब 14 नवंबर को आपको पता है इनका जन्म हुआ, तो इसलिए उस दिन हम लोग चिल्ड्रन डे मनाते हैं। फिर यहाँ पे इनकी एजुकेशनल लाइफ के बारे में है कि इनके मतलब ये कैसे थे, ये क्या कहते हैं, मतलब ये पढ़ाई में कैसे थे, इनका एजुकेशन कहाँ पे हुआ, कैसे इन्होंने मतलब शिक्षा प्राप्त की, कहाँ गए, कब वापस आए, कहाँ से क्या पढ़ाई की, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे हैं। फिर यहाँ पे देखिए पढ़ाई के बाद इनका जो पॉलिटिकल कैरियर था, कि क्या क्या काम किए, कैसे पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट हुआ, कहाँ कहाँ मतलब पार्टिसिपेट किए थे, फ्रीडम स्ट्रगल को भी इन्होंने, इनका भी फ्रीडम के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, काफ़ी इंडिया के इन्होंने सफ़र किया था, मतलब क्या क्या इन लोगों ने किया था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये ना कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जवाहरलाल नेहरू वॉज अरेस्टेड मैनी टाइम्स। देखिए तो हम इनके बारे में देखिए बता रहे हैं कि हाईलाइटेड चीज़ें कि अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटिश रूल जब था हमारे देश में तो बहुत बार ये जेल भी गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इनके बाद जो श्रीमती कमला नेहरू जो इनकी वाइफ थी, इनके जाने के बाद इनके सारे ऑफिस का काम यही देख रेख करती थी। फिर यहाँ पे कि हिज सर्विस टू द नेशन एज अ प्राइम मिनिस्टर, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो इनके सर्विस के लिए क्या था कि इंडिया जो थी कि बताया गया इसमें कि इंडिया 15 अगस्त को हमारा आज़ाद हुआ था, इस दिन इनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। इन्होंने ट्राइकल जो हमारा होता है तिरंगा को होस्ट किया था रेड फोर्ट पे, ठीक है। वही सब इनके बारे में बताया गया कि क्या क्या था। इन्होंने देखिए एक बुक भी लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी यहाँ पे है, ठीक है। और ग्लिम्पर्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर टू अ डॉटर, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखा था, इंदिरा गांधी के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इनको यहाँ पढ़ेंगे इन्होंने क्या क्या किया था उसके बारे में देखिए। फिर कैसे इनकी डेथ हो गई थी, ये सब कुछ देखिए यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। फिर है कंक्लूज़न मैंने बताया था कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो इनके बारे में देखिए लिखा है कि ये काफ़ी ग्रेट लीडर थे, फॉलोअर्स थे महात्मा गांधी के, और एक काफ़ी ग्रेटेस्ट लीडर थे, ठीक है। और इन्होंने अपने काम से काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया था, और आज भी उनके आइडियाज़ और जो भी चीज़ें हैं वो आज भी अलाइव है, मतलब आज भी लोग उनको मानते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमने इसे यहाँ कंप्लीट कर लिया। मैं इसका पीडीएफ भी सेंड करूँगी, अभी मैंने वीडियो बना दिया है, आप इस पीडीएफ से पढ़िएगा और यूनिट टेस्ट अपना दीजिएगा। सेकेंड जो है हम लोग यहाँ पे इसे देखेंगे वो है आर्गुमेंटेटिव इससे, या ना आर्गुमेंटेटिव मतलब मैंने बताया था ना कि कोई डिबेट जैसा होता है ये इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, मतलब हमारे लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों ज़रूरत होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चूँकि मैंने 5 टाइप्स बताए थे, तो हम लोगों ने यहाँ 3 टाइप्स देख लिए हैं, 2 टाइप्स जो है हम लोग फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए मैन इज़ अ सोशल बीइंग, ही लिव्स इन द सोसाइटी एंड डाइज फॉर द सोसाइटी, सो ही हैज़ टू फॉलो द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में बताया है कि मतलब एक व्यक्ति को जो है वो सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है, समाज में ही मरता है, इसलिए उसको अपने लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे ये भी लिखा है कि एरिस्टोटल जो थे तो उन्होंने कहा था ये देखिए कि डिसिप्लिन इज़ ओबीडियंस टू रूल्स फॉर्म बाय द सोसाइटी फॉर द गुड फॉर, मतलब डिसिप्लिन जो है वो सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को माननी चाहिए, जो कि सोसाइटी के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, सब मैनर्स अच्छे से वेल बिहेव करेंगे, तो सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, काफ़ी अच्छी सोसाइटी होगी, हेल्दी सोसाइटी होगी। क्या नीड होती है डिसिप्लिन की? क्योंकि आज के प्रेजेंट एज में देखकर सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं ना,
ओन गेन, मतलब कि सब चाह रहे हैं एक दूसरे के पीछे, मतलब क्या एक दूसरे को गिरा के खुद आगे निकलने की होड़ में जा रहे हैं। तो ऐसा करने समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें डिसिप्लिन में भी होना चाहिए, और बिना डिसिप्लिन के हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो फैमिली के बारे में बताया कि हमें जो फैमिली में डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है ना, कि हमारे जो एल्डर्स मेंबर हैं उनके लिए हम काफ़ी डिसिप्लिन में रहें, ठीक है। और अगर फैमिली में कोई एक मेंबर डिसिप्लिन में नहीं रहता तो सारी फैमिली क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। और जो मेंबर होते हैं सभी मेंबर को, जो हेड होता है फैमिली का, उनकी बातों का उनको ओबे करना चाहिए। फिर यहाँ पे है स्कूल्स एंड कॉलेज, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में भी हमें डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे अगर हम लोग क्लास में, तो टीचर जब भी पढ़ाएगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप उसकी बात को अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगी, है ना। और वैसे भी अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, क्योंकि इन डिसिप्लिन बच्चों को बेटा कोई भी पसंद नहीं करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और अगर आप स्कूल कॉलेज में डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही सफ़र करते हैं, आपके साथ उस क्लास के सारे बच्चे भी सफ़र करते हैं, इवन टीचर भी सफ़र करती है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा पाती है, ठीक है। फिर क्या आर्मी वगैरह है कि डिसिप्लिन जो है वो आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम हिस्ट्री को देखेंगे तो बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इन द बैटल ऑफ फ्यू थाउजेंड वेल ट्रेन डिसिप्लिन फोर्स ऑफ बाबर सक्सेस इन डिफीटिंग, मतलब कि डिसिप्लिन होने की वजह से ही क्या था, बाबर की जो सेना थी वो काफ़ी डिसिप्लिन, इसलिए इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था पहले युद्ध में पानीपत के, ठीक है। ये बता रहे हैं किस तरीके से आर्मी में डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर आप इनडिसिप्लिन रहते हैं तो आप कभी आपको निकाल भी दिया जाता है उसमें से, है ना। फिर गेम्स और स्पोर्ट्स में भी हमें डिसिप्लिन फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम प्लेयर्स हैं तो अगर हमें अपने कैप्टन की बातों को सुनना चाहिए, है ना। और अगर हम जीत जाते हैं ना तो भी हमें जो हारे वाली टीम के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हम हार गए हों तो हमें गुस्सा भी उनको शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक फील्ड में डिसिप्लिन ज़रूरी है। फिर कंक्लूज़न देख लेते हैं कि जब इट इज़ क्लियर द डिसिप्लिन इज़ अर्जेंटली नीडेड टू एवरी फील्ड। देखेंगे कि तो जो डिसिप्लिन होता है वो सभी फील्ड में ज़रूरी होता है, और इन डिसिप्लिन से फेलियर ही होते हैं, मतलब लोग सफल नहीं हो पाते हैं, और जो डिसिप्लिन होता है वो हमें सफलता का रास्ता दिखाता है। ओके बेटा, तो बस इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।